नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से भारत और अमेरिका के बीच में एक तरह से कहें तो जुबानी जंग शुरू हो गई। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का बयान आया कि भारत के जो गैर कानूनी तरीके से रहने वाले लोग हैं अमेरिका में, उनको डिपोर्ट किया जाएगा और उन्होंने यह कार्रवाई शुरू भी कर दी। उसके बाद उनका एक बयान आया कि भारत में जो ईवीएस का पैसा गया था, उसका इस्तेमाल भारत में हाल में हुए लोकसभा चुनाव में किया गया। फिर उनका बयान आया कि यूएस एड का पैसा एक तरह से दलाली के रूप में खर्च हुआ है भारत। तो इस तरह से एक के बाद एक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का बयान भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया है और भारत की दोनों राष्ट्रीय पार्टियां एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रही हैं अमेरिकी एड को लेकर। शुरुआती दौर में बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने ईवीएस एड का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया है भारत में। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का जवाब आया कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ईवीएस एड की जो धनराशि भारत को मिली है उस पर एक व्हाइट पेपर इशू करे भारत सरकार। फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया कि ईवीएस एड की धनराशि जो भारत को आई है उसकी जांच चल रही है, जो ट्रंप ने कहा है उसके बारे में। फिर विदेश मंत्री का भी बयान आ गया कि ईवीएस हमें राष्ट्रपति ट्रंप का बयान चिंताजनक है और उससे भारत को दुख हुआ है। तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए और इसके साथ ही एफबीआई के जो चीफ के रूप में काश पटेल की नियुक्ति हुई है उसके बारे में 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। समझने के लिए आज हमारे खास मेहमान हैं श्री जेके त्रिपाठी जी। जेके त्रिपाठी जी जाने माने डिप्लोमेट रहे हैं और उनकी महारत हासिल है विदेश मामलों के बारे में। तो मैंने आज उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारी दर्शकों से साझा करिए कि इस तरह के जो राजनीति हो रही है, इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, इसका कितना असर पड़ने जा रहा है भारत अमेरिकी संबंधों पर, भारत के नागरिकों पर, और इसका भविष्य क्या है इन दोनों तरफ से जिस तरह के बयान देखने को मिल रहे हैं। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल तो यही है कि एफबीआई के चीफ के रूप में जो काश पटेल की नियुक्ति हुई है उसको लेके भारत में जश्न मनाए। इसके पहले जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक आए थे तब भी जश्न मनाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में जब कमला हैरिस जीती थी तब भी जश्न मनाया गया। लेकिन आंकड़े बताते हैं, जो अभी तक का अनुभव है उसके आधार पर मेरा ये मानना है कि इस तरह के घटनाक्रमों से, इस तरह की नियुक्तियों से भारत को कोई बहुत ज्यादा न तो व्यावसायिक फायदा हुआ, न वाणिज्यिक फायदा हुआ, न डिप्लोमेटिक फायदा हुआ। तो क्या काश पटेल की नियुक्ति को इस रूप में देखा जा सकता है? आपकी क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहले मिश्रा जी नमस्कार और आपको धन्यवाद कि आपने मुझे अपने दर्शकों से मुखातिब होने का मौका दिया है। अब देखिए, जहाँ तक रही काश पटेल की बात या उससे पहले ऋषि सुनक की बात या उससे पहले इनके कमला हैरिस की बात, तो एक चीज मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तानी बहुत ज्यादा भावुक हैं और जो अगर हिंदुस्तानी नहीं होता तो हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तानी मूल का है, इसलिए हम एकदम से इतने ज्यादा आत्ममुग्ध हो जाते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी मूल का व्यक्ति वहां पर पदासीन है। हम ये भूल जाते हैं कि जो भी जिस भी मूल का व्यक्ति हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, उसकी निष्ठा जो होती है उस देश के संविधान के प्रति या वहाँ के राजा के प्रति होती है। अमेरिका में जो भी होता है उपराष्ट्रपति या जो भी है उच्चाधिकारी, वो अमेरिकन संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेता है। इंग्लैंड में क्वीन या किंग के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेते हैं। तो ये हमारा मानना कि नहीं, वो भारतीय मूल के हो जाने से हमारे आगे बीच जाएंगे, भारत के लिए कुछ ऐसी चीजें करने लगेंगे जो कि आमतौर पे नहीं हो पाती, तो ये मानना बहुत गलत है और हमारे लोगों की ये बड़ी गलतफहमी है कि हम लोग आत्मश्लाघा में बहुत आ जाते हैं। अब आप देखिए, एक तरह से मैं इसी सवाल को अगर पलट के कहूँ, सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, इटालियन मूल की हैं। अगर सोनिया गांधी कल को प्रधानमंत्री या वो होती हैं, कोई भी मंत्री बन जाती हैं, तो क्या, या राष्ट्रपति बन जाती है सपोज कीजिए, तो क्या हम ये सोचेंगे कि हाँ इटली को जो है इससे बड़ा फायदा होने वाला है?
हम ये नहीं सोचेंगे कि क्या मिसेस गांधी की निष्ठा जो है भारतीय संविधान के प्रति होगी, न कि इटली और इटली के संविधान के प्रति। तो ये समस्या जो है, ये हम लोगों की सोच में फर्क है। मुझे नहीं लगता है कि काश पटेल हो या तुलसी गबार्ड हो या कोई और हो, विवेक रामास्वामी हो, किसी के आने से इतना कुछ फर्क पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हमारे साथ बहुत ये भारतीय मूल की होने के बावजूद जो कमला हैरिस ने हमारे लिए कुछ खास नहीं किया। 2 साल के करीब रहे ऋषि सुनक, लेकिन ऋषि सुनक ने भारत के लिए कुछ खास नहीं किया। भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते होते उनके टाइम में नहीं हुआ आखिर। या आप ये कहें कि सूरीनाम के या ब्रिटिश गयाना के या मॉरिशस के जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उन्होंने हमारे लिए कोई खास किया हो। तो ये हमारी गलतफहमी है कि अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति पदारूढ़ हो जाएगा वहाँ किसी उच्च पद पर विदेश में, तो वो हमारे लिए सब कुछ करने को, सामान्य कानून को तोड़ मरोड़ करके हमारी मदद करने के लिए तैयार हो। जी सर, एक बहुत अच्छी बात आपने कही और सोनिया गांधी का आपने उदाहरण दिया। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि हम लोग की जो सोच है, हम लोगों की जो कह सकते हैं कि थिंकिंग है, जब हमारा मूल का कोई व्यक्ति दुनिया के दूसरे मुल्कों में राष्ट्राध्यक्ष बनता है, विभागाध्यक्ष बनता है, तब तो हम जश्न मनाते हैं और हम कहते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी को एंडोर्स करते हैं, उसको मानते हैं। लेकिन जब सोनिया गांधी या कोई दूसरे मूल का व्यक्ति भारत में आके किसी संवैधानिक पद पर जाने तक अपना अचीव करता है या पहुंचने की कोशिश करता है, तो हमारे देश में एक संगठन विशेष के लोग उसका विरोध करते हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो वैचारिक या हम कहें कि जो एक मापदंड है चीजों को देखने का, ये कहीं न कहीं आपकी नजर में क्या ये दोहरापन नहीं है? देखिए, बिल्कुल ये दोहरा मापदंड है। क्योंकि अगर आप अपने देश में किसी विदेशी मूल के व्यक्ति को उच्च संवैधानिक पद पर नहीं बैठे देखना चाहते, या अगर वो बैठे भी तो आप ये चाहते हैं कि उसका 100% उसकी निष्ठा भारतीय संविधान के प्रति हो, तो आप विदेश में किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को उच्च पद पर बैठे देख करके आप क्यों अपेक्षा करते हैं इसकी कि वो हमारे लिए निष्ठावान होगा या हमारे प्रति ज्यादा दयावान होगा या हमारे प्रति ज्यादा झुक जाएगा। ये तो दोहरा मापदंड है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं आया कि किसी विदेशी मूल के व्यक्ति ने भारतीय संवैधानिक पद पे बैठा हो। हाँ, अब वो इसलिए नहीं भी बैठ पाए कि उनको ये डर था कि ये चीज जो है सोनिया जी की ये विदेशी मूल का होना, ये बहुत ज्यादा वोटर्स के मन में ये शंका या विरोध कायम करेगी, इसलिए उन्होंने खुद ही नहीं आई, उन्होंने खुद ही प्रयास नहीं किया। प्रयास करती तो शायद सफल भी नहीं होती, क्योंकि ये बात सही थी कि हम भारतीय जो है, कई चीजें हमारी भारतीयों की हमें मान लेना चाहिए कि हम भारतीय कुछ मामलों में बड़े ही खराब हैं। जिसमें से एक चीज ये है कि हम बहुत बड़े नस्लवादी हैं। हम गोरों को कहते हैं कि वो गोरे थे, गोरों ने राज किया हमारे ऊपर, हम भी भूरे साहब बन गए। अफ्रीका में मैंने देखा है जो काले लोग हैं यहाँ से जो जाके बसे हुए हैं लोग, वो उनको उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे गोरे हमारे नौकरों को हमारे भारतीयों को ट्रीट करते थे स्वतंत्रता से पहले। इतना ही नहीं, अरे अपने यहाँ आप देख लीजिए, हम इतने ज्यादा नस्लवादी हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट का होगा उसको हम चाइनीज कह देंगे, जो साउथ का होगा उसको हम मल्लू कह देंगे। तो ये चीज जो है ना, जो नॉर्थ का होगा उसको हम पंजाबी पुत्र या जो भी कह देंगे। मतलब हम ये क्यों नहीं कहते कि वो भारतीय हैं? और दूसरी चीज ये कि देखिए, ये हमारे ही देश में है जहाँ गोरा होना लड़कियों के लिए सबसे बड़ा वरदान माना जाता है, सबसे बड़ी नियामत मानी जाती है। और लड़की को गोरा करने के लिए फेयर एंड लवली नाम की क्रीमें भी चलती हैं, क्योंकि जैसे गोरा होना ही दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। इसका मतलब आप उल्टा जाके देखिए, इसका मतलब काला होना जो है या सांवला होना जो है वो अभिशाप। तो ये पता नहीं क्यों हमारे ऊपर जो गोरों, ये सास बहू सिंड्रोम मैं कहता हूँ कि हमारे ऊपर जो गोरों ने किया
वही हम दूसरों के ऊपर क्यों करने जा रहे हैं? ये तो साफ है कि हम लोग नारा जरूर लगाते हैं वसुधैव कुटुंबकम का, लेकिन हाँ। जब अपने ऊपर आती है बात तो हम बहुत संकीर्ण तरीके से सोचने लगते हैं, चीजों को देखने लगते हैं। और ये नारा देखिए सिर्फ किसी पार्टी विशेष या किसी संगठन विशेष के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। ये नारा, ये चीज हमारी मानसिकता में, हमारी मेंटल सेटअप में घर कर गई है। कांग्रेस तो को जो बात कही जा रही है विकास पटेल के शपथ समारोह को लेके कि व्हाइट हाउस में पहली बार भगवत गीता पहुंची है और सनातन की दस्तक हुई है, सनातन की एंट्री हुई है, सनातन धर्म की, तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये भी एक ऐसी गुफा ही है, इससे ज्यादा इसको ज्यादा वजूद की जरूरत नहीं। सनातन धर्म की एंट्री होके क्या हो जाएगा? वहाँ क्या पहले से कोई नहीं था? पहले से भी विवेक रामास्वामी थे, पहले से तुलसी गबार्ड थी, कई लोग थे, क्या फर्क पड़ा? तो काश पटेल के आने से क्या फर्क पड़ जाएगा? हम ये भूल जाते हैं कि वो भारतीय मूल के थे, है नहीं, भारतीय मूल के हैं, भारत के नहीं है। अभी उनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है और अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर अमेरिकन संविधान के प्रति जवाबदेह होता है, भारत के प्रति नहीं। ये और बात कही जा रही है जब से ट्रंप जीत के आए हैं दूसरी बार, तो बहुत ज्यादा ढोल नगाड़े बजा के देश के अंदर स्वागत किया गया और कहा गया कि अब तो ट्रंप आ गए हैं, अब भारत के सुनहरे दिन आ जाएंगे, भारत के अच्छे दिन आ जाएंगे और भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो एकदम काफी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। और उसके बाद एक के बाद एक जिस तरह से ट्रंप की तरफ से कार्रवाई देखने को मिल रही है, तो उसके आधार पर आपको नहीं लगता है कि ट्रंप के मामले में भी भारत की तरफ से और डिप्लोमेसी जिस तरह की सावधानी से दिखाई जानी चाहिए उस तरह कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, कोई कोताही हो गई? इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी ट्रंप के स्वागत के लिए। दो चीजें हैं इसमें, आपके प्रश्न में दो पहलू जुड़े हुए हैं। एक पहलू यह है कि राजनीतिक दल, कुछ राजनीतिक दल या कुछ व्यक्ति इस पे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे कि ट्रंप आ गए तो सब कुछ सही हो जाएगा। दूसरी चीज इसकी डिप्लोमेसी से संबंधित है। तो जहां तक पहली चीज है, देखिए कुछ दल या कुछ व्यक्ति विशेष या कुछ संगठन विशेष शोर मचा रहे थे शुरू में मुझे भी लगा कि जब उनकी विक्ट्री स्पीच सुनी मैंने पहला भाषण जीतने के बाद, तो काफी कुछ संजत था। तो ये लगा कि ट्रंप 1 जो है वो ट्रंप 2 जो है वो ट्रंप 1 से बेहतर होंगे। लेकिन वक्त के साथ ये पता लग गया कि ट्रंप 2 जो है ट्रंप 1 से और भी बदतर है। तो और दूसरी चीज देखिए इसमें यह है कि ट्रेडिशनली अगर आप उठा के देखें शुरुआत से 1947 से, तो भारत के रिश्ते रिपब्लिकन गवर्नमेंट के साथ ज्यादा अच्छे रहे हैं बनिस्बत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि रिपब्लिकन गवर्नमेंट काफी लिबरल इस मामले में रही है, एक दूसरे H-1B वीसा वगैरह वगैरह। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उनका एक बहुत बड़ा प्लैंक रहा है ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार का हनन, और वो उसको लेके और रिलीजियस फ्रीडम को लेकर के हमें बार बार घेरने की कोशिश की है। जब भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, आपने देखा बाइडेन के उसमें भी 2 या 3 बार, और पहले ओबामा के टाइम में भी ये जो रिपोर्ट ऑन कल्चरल टॉलरेंस आती है उसमें भारत का नाम होता है। माइनॉरिटीज डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी रहता है, क्योंकि उनका एक प्लैंक हो, उनका एक स्तंभ है उनकी नीति का, जो कि रिपब्लिकन में नहीं है। तो रिपब्लिकन हमारे लिए बहुत अच्छे रहे, लेकिन पिछले 8 साल से रिपब्लिकन माइनस ट्रंप, मैं रिपब्लिकन माइनस ट्रंप इसलिए कर रहा हूँ कि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर दें, वो अनप्रेडिक्टेबल है। आपने पिछली बार भी देखा वो क्या क्या कहते रहे, इस बार भी क्या क्या कहते रहे। पिछली बार उन्होंने कह दिया कश्मीर में हम मध्यस्थता करेंगे, इस बार कह दिया चीन से हम बात करेंगे। अरे भाई, चीन से पहले आप अपने रिश्ते तो सुधार लो, तब तो चीन से बात करोगे। ये चीजें हैं। फिर और चीजें, अब यही देखिए जो $21 मिलियन का वो है जो यूएस एड का है। पहली चीज तो देखिए कि $21 मिलियन मतलब $2.1 करोड़, और $2.1 करोड़ का मतलब 1.25 अरब रुपए समझ लीजिए, तो ये 1.5 अरब रुपए समझ लीजिए। अब देखिए 1.5 अरब की जनसंख्या में जब वो इलेक्शन होती तो 1.5 अरब रुपया कोई खास नहीं मायने रखता। एक कंस्टिट्यूंसी में कितने करोड़ खर्च हो जाते हैं कि उसमें इलेक्शन के प्रचार में। दूसरी चीज ये है कि ये जो $21 मिलियन का, इसके बारे में अभी ट्रंप खुद ही सही नहीं है। अब कल उन्होंने 18 मिलियन कह दिया, पहले उन्होंने और ज्यादा कहा था। अभी वो या उनके सलाहकार और जो एलन मस्क जैसे हैं वो खुद ही सही नहीं,
खुद ही नहीं समझ पा रहे क्या कहें। बाद में एक जगह ये भी मैंने पढ़ा कि वो 21 मिलियन भारत के लिए नहीं था, वो 21 मिलियन बांग्लादेश के लिए था। फिर यूएस एड की बात आती तो यूएस एड जो है, यूएस एड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं देती है पैसा, यूएस एड एनजीओज को पैसा देती है। हमारे यहाँ जो इलेक्शन सर्वे करने के लिए या जो इलेक्शन के बारे में जैसे क्या देखे डेमोक्रेसी फॉर इंडिया या क्या क्या तमाम एनजीओ कुकुर मुत्तों की तरह उभरे हैं, उनको दिया जाता है। उनमें से कौन तत्कालीन सरकार के खिलाफ काम कर रहा है, कौन उनके फेवर में काम कर रहा है, ये तो अलग विश्लेषण की बात है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो ट्रम्प जो कह रहे हैं कल को पता नहीं वो 18 का 28 कर दें या और ज्यादा बढ़ा दें या और कम कर दें। तो इस सरकार में अगर वही मैं कह रहा हूँ, अगर नॉर्मल रिपब्लिकन सरकार होती तो शायद हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता बाइडेन की तुलना में। लेकिन ये सरकार जो है, ये जिसके ट्रम्प अगुआ है, वहाँ उसको कोई भरोसा नहीं कि क्या कह दें और फिर कब पलट जाए। तो ये चीजें जो हैं, इसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी चाहे काश पटेल आए, लेकिन अगर रिपब्लिकन की पार्टी एक निश्चित दिशा में जा रही है जिसको कि ट्रम्प डिरेल करते रहते हैं, तो अगर वो डिरेल नहीं होती तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर पार्टी का मुखिया राष्ट्रपति जो है वो बार बार इसको डिरेल करता है, तो हमें भी नहीं समझ में आता कि रिपब्लिकन आखिर चाहते क्या हैं, आखिर ट्रम्प चाहते क्या हैं। एक बार वो कहते हैं कि भारत के साथ हम टैरिफ बढ़ा देंगे, ब्रिक्स को टैरिफ में बढ़ा देंगे। आप ये खुद सोचिए कि ब्रिक्स की जो टोटल इकोनॉमी है वो अमेरिकन इकोनॉमी के बराबर है। अभी जो ब्रिक्स 10+ है वो अमेरिकन इकोनॉमी के बराबर है, उससे ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं कि ऐसी इकोनॉमी पे आप 100% टैरिफ बढ़ा देंगे, तो भी 100% टैरिफ बढ़ाएंगे तो आप क्या करेंगे? 70% चीजें तो अमेरिका में इंपोर्ट होती हैं। अभी भी अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन है और चीन से अमेरिका का ट्रेड सरप्लस काफी ज्यादा है। $450 बिलियन का ट्रेड सरप्लस अमेरिका और चीन के बीच में है। मतलब चीन उतने $450 बिलियन ज्यादा कमा रहा है। तो ये खाली चीन है। अब आप भारत जोड़ दें, ब्राजील जोड़ दें, सऊदी अरब जोड़ दें, तमाम जो देश हैं 10 और देश चीन के अलावा जोड़ दें, तो आप देखेंगे कि उतनी बड़ी इकोनॉमी में को ट्रम्प कैसे वो करेंगे। और उनका भी देखिए दूसरे देशों से, अब वो पनामा भेज रहे हैं। पहले जो है इलीगल इमिग्रेंट्स को उन्होंने हथकड़ियां बांध के भेजा, अब वो पनामा से सिविलियन एयरलाइन से भेज रहे हैं। पनामा को कह रहे हैं कि हम पनामा को नहर को कब्जा कर लेंगे, ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेंगे। तो इनकी कुछ ऐसी बातें जो प्योर बिजनेसमैन की डील करें या डील ना करें, तो ये कुछ डिप्लोमेसी में नहीं थी। तो ये तो हुआ ये पार्ट। दूसरा भाग जो है कि डिप्लोमेसी कैसे, देखिए डिप्लोमेसी में कभी भी हमारे विदेश मंत्री ने या हमारे प्रधानमंत्री ने या विदेश सचिव ने कभी बहुत हल्ला नहीं मचाया कि नहीं वो आ गए तो अब सब कुछ एकदम हरा भरा हो जाएगा, भारत के साथ संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे, कहीं भी किसी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। सबने ये कहा कि हाँ ट्रम्प आ गए, हम स्वागत करते हैं, हम उनको बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हैं। अभी भी देखिए उन्होंने भारत के ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात की। फिर कहते हैं कि भारत हमारे साथ हमसे F-35 ले ले। वो F-35 जिसको कि उनके ये जो है सलाहकार मस्क कह रहे हैं कि स्क्रैप है। ये तो स्क्रैप है। तो अभी इनके अंदर ही खुद ये लोग पॉलिटिशियन नहीं, अभी भी नहीं बन पाए हैं। अब मस्क ही देखिए अपने बच्चे बीवी को लेके सब जगह ऑफिशियल मीटिंग्स में घुस जाते हैं। तो अभी इनको डिप्लोमेसी का या क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसका कोई फायदा नहीं है। अब अपने देखिए रूस में वो करने के लिए इन्होंने किसको भेजा था? अपने गोल्फ पार्टनर को ट्रम्प ने अपना विशेष दूत बना के भेजा था। तो क्या हो रहा है अमेरिका में? गुजराती समाज कुछ ऐसा है, उसमें एक वर्ग ऐसा है जो ट्रम्प के आने से बड़ा खुश हुआ था, लेकिन मुझे लगता है अब जल्दी ही उनका भी मोह भंग हो जाएगा। तो इसका मतलब तो यही है कि जो ट्रम्प की पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल, डिसरप्टिव, इनकंसिस्टेंसी है। और उनकी टीम के किसी भी निर्णय और किसी भी
अनाउंसमेंट को भारत को बहुत ही सोच समझ के और समझदारी से उस पर कोई आगे बढ़ना चाहिए और कोई अपना रिएक्शन देना चाहिए। और दूसरा, जो उम्मीद की जा रही थी कि ट्रंप के आने के बाद भारत के तमाम लोगों का दुख दर्द दूर हो जाएगा, चाहे वो कॉर्पोरेट्स घराने हों या एनजीओज हों, तो उनको भी बहुत केयरफुल और काशस रहना चाहिए। क्योंकि ट्रंप के बारे में जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम होते होते कुछ कह देते हैं। ट्रेड, चाहे वो ट्रेड सरप्लस की बात हो या ट्रेड डेफिसिट की बात हो, जिस तरह से उन्होंने चाइना और अमेरिका के बारे में बोला था, उसी तरह से शुरू में उन्होंने इंडिया और अमेरिका के बारे में भी बोला था, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट को लेके। अब बाद में सच्चाई सामने आई कि जितना वो क्लेम कर रहे थे, जो नंबर वो कोट कर रहे थे, वो नंबर सही नहीं था। इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड का सरप्लस और डेफिसिट का इशू है। तो इस तरह से कुल मिला के कहा जा सकता है कि आने वाला समय भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेके बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से ट्रंप जेलेंस्की को पहले अमेरिका ने सपोर्ट किया, अब ट्रंप उसको डंप कर रहे हैं। जेलेंस्की को बाहर रख के और रूस के साथ यूक्रेन वार पर वार्ता, शांति वार्ता कर रहे हैं। तो ये जो गतिविधियां चल रही हैं इस समय ग्लोबल लेवल पर, और खास तौर से जिसको कि अमेरिका हर जगह इंटरवेंशन चाहता है और डिसरप्शन, तो उसको देखते हुए पूरे वर्ल्ड ऑर्डर या ग्लोबल लेवल पर जो भी कंट्रीज हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनको अपने डोमेस्टिक इश्यूज को काफी सावधानी से हैंडल करना चाहिए और डिप्लोमेटिक इश्यूज को भी बहुत ही मैच्योरिटी और केयरफुल तरीके से हैंडल करना चाहिए। बिल्कुल, हमें धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, और फिर हम किसी और विषय पर आपकी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, नमस्कार।